हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के बारे में। दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस। मतलब कि अगर कोई वाइड या वाइडेबल मैरिज हुई है और उससे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे की जो वैलिडिटी है, वो लेजिटिमेसी है, वो क्या होगी? वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा या इलेजिटिमेट? दैट इज अ थिंग दैट वी बेसिकली आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अंडर सेक्शन 16। बेसिकली सेक्शन 16 तीन सबसेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसेक्शन 1 बात करता है कि वाइड मैरिज से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट होगा या नहीं। सबसेक्शन 2 बात करता है वाइडेबल मैरिज से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट होगा या नहीं। और सबसेक्शन 3 बात करता है बेसिकली कि जो ये वाइड और वाइडेबल मैरिज से बच्चे पैदा हुए हैं उनका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या राइट होगा। तो बेसिकली सबसेक्शन 3 प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट्स की बात कर रहा है। बट जो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 है वो बात करता है लेजिटिमेसी के बारे में। तो चलिए 1 बाय 1 करके सभी सेक्शंस को आसान से शब्दों में समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सबसेक्शन 1 पर। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी नल एंड वॉइड है, अगर कोई भी बच्चा नल एंड वॉइड मैरिज से होता है तो भी वो बच्चा एक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। हालांकि 1976 में मैरिज लॉज एक्ट आए, उसने बेसिकली बहुत सारी चीजों को डिफाइन किया। बट बेसिकली यहाँ पर सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 16 का ये क्लियर कर रहा है कि मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद या आने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी हम लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। साथ ही सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर्टिकुलर मैरिज को कोर्ट ने नल डिक्लेयर किया है या नहीं। मतलब कि नलिटी ऑफ डिक्री उस मैरिज के अगेंस्ट पास की है या नहीं की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से भी। और साथ ही साथ इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोर्ट ने उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। बेसिकली मैरिज वॉइड है ही ऑलरेडी, तो उसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट ने उस मैरिज के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया है तो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस मैरिज में पैदा हुआ बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। ये था सबसेक्शन 1। अब समझते हैं कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। बट इस सेक्शन को समझने से पहले, इस सबसेक्शन को समझने से पहले ही समझो कि शादी को 2 तरह से खत्म किया जाता है। बाय डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन, इसको बोलते हैं कि हमने शादी को डिसॉल्व कर दिया डाइवोर्स से, या बाय डिक्री ऑफ नलिटी, मतलब कि अनलमेंट ऑफ द मैरिज। अब अनलमेंट ऑफ द मैरिज या डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज में क्या फर्क होता है, इस चीज को समझो। अनलमेंट ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि शादी को आपने खत्म कर दिया और शादी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन शादी को खत्म करने से पहले भी उस शादी का कोई अस्तित्व था नहीं। बेसिकली ना वो पहले कोई शादी थी ना अब शादी है। तो डिक्री ऑफ अनलमेंट, डिक्री ऑफ नलिटी तब यूज होता है जब कोई शादी पहले भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, क्योंकि वो वाइडेबल मैरिज थी या वाइड मैरिज थी। अब इसलिए उसको शादी को खत्म कर दिया है बाय डिक्री ऑफ नलिटी से। हमने बोल दिया कि ये शून्य शादी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बट डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि एक वैलिड शादी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बट बाय डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन उस शादी को डिसॉल्व करके खत्म कर दिया। अब कोई उस शादी का वैल्यू नहीं है या एग्जिस्टेंस नहीं है। पहले शादी की एग्जिस्टेंस थी बट अब नहीं है। तो अब ये अगर चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो अब समझते हैं कि बेसिकली सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई वाइडेबल मैरिज के रिस्पेक्ट में कोई एक डिक्री ऑफ नलिटी कोर्ट ने पास की है तो डिक्री ऑफ नलिटी से के दिन से, जिस दिन डिक्री ऑफ नलिटी पास हुई है उस दिन से पहले अगर कोई बच्चा उस शादी से कंसीव हुआ है या पैदा हुआ है तो उस बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। अगर हम ये कहें कि उस शादी को कोर्ट ने अनल ना करके डिसॉल्व किया है और डिसॉल्व करने की सिचुएशन में भी वो बच्चा लेजिटिमेट है, अगर वो बच्चा डिसॉल्व करने की सिचुएशन में भी लेजिटिमेट है तो अनल करने की सिचुएशन में भी वो लेजिटिमेट होगा। That is basically subsection 2 is talking about। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि भाई वाइड एंड वाइडेबल मैरिज से जो बच्चा पैदा हुआ है मान लेते हैं कि वो लेजिटिमेट है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि उस बच्चे के पास राइट आ गया है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है।
शिवाय अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर, मतलब कि वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर, किसी अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर वो क्लेम नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर ही क्लेम कर सकता है, राइट अपना शो कर सकता है, और दूसरी प्रॉपर्टीज पर उसका राइट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है प्रॉपर्टीज पर अपना क्लेम नहीं कर सकता राइट को, इसी तरीके से यहाँ पर भी वो बच्चा जो इस वाइड या वाइडेबल मैरिज से पैदा हुआ है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अपने राइट को क्लेम नहीं कर सकता है। सो दैट इज ऑल सेक्शन 16 विच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि वाइड एंड वाइडेबल मैरिज से बच्चा जो पैदा होता है उसको हम लेजिटिमेट मानेंगे, बट वो जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पर क्लेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्राइवेट और सेपरेट प्रॉपर्टी पर ही क्लेम कर सकता है। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।